हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेज में। तो समावेशी शिक्षा के लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, तो उसमें हम लेके आए हैं पार्ट 3। पार्ट 2 ऑलरेडी आप लोगों ने देखी होगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं, टोटल 8 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, उनको देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं और किस साल में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है धीमी गति से सीखने वाले तथा अधिगम अक्षम में अंतर, ये 2019 में पूछा है। दूसरा है मानसिक मंदता तथा पिछड़े बालक में अंतर, ये 2018 में पूछा है। तीसरा है विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा में अंतर, ये 2018 और 19 दोनों में पूछा है। चौथा हमारा है अधिगम निर्योग्यता की परिभाषित विशेषताएं, ये 2018 में पूछा है। पांचवा है जेंडर पूर्वाग्रह का अर्थ, ये 2019 में पूछा है। छठा है कक्षा में जेंडर विभेदीकरण के रोकने के 2 उपाय या सुझाव दीजिए, ये आपका 2017 में पूछा है। सातवां है श्रवण अक्षम की 2 विशेषताएं लिखिए, ये 2017 में पूछा है। आठवां है सहयोगी अधिगम क्या है, ये भी 2017 में पूछा है। तो टोटल 8 क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके सारा कुछ देख लेते हैं फटाफट, लेट नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 4 को हम साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि अधिगम अक्षम जो है वो अधिगम निर्योग्यता ही है। तो दोनों को साथ में कंबाइन करके चलते हैं, ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए कि कहीं अधिगम अक्षम और अधिगम निर्योग्यता वाला ऐसा तो नहीं कि दोनों अलग अलग हैं। तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों सेम है, इसलिए दोनों को हम साथ में लेके चलते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे पहले धीमी गति से सीखने वाले बालक। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे उन बच्चों को कहते हैं जिनकी अधिगम अथवा शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बच्चों से निम्न स्तर की तथा एक से अधिक विषय में होती है। उनके सीखने की गति बहुत धीमी होती है। इनकी तुलना शैक्षिक रूप से मानसिक मंदित बालकों से या बच्चों से की जा सकती है। इन्हें मंद अधिगामी बालक भी कहते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 70 से 80 के मध्य होती है। यानी ऐसे बालक क्या होते हैं, मतलब इनका सब कुछ ठीक होता है, लेकिन इनमें बस इतनी प्रॉब्लम होती है कि ये चीज़ों को जल्दी नहीं सीखते, धीरे धीरे सीखते हैं। यानी सामान्य बच्चों की तरह ये भी सीख तो जाते हैं, लेकिन सीखने की जो गति है वो कैसी होती है, धीमी होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि एक से अधिक विषय में ये प्रॉब्लम उनको हो सकती है, और जो शैक्षिक उपलब्धि है उनकी सामान्य बच्चों से निम्न स्तर की होती है। यानी जो सीखने की उपलब्धि है, सीखने की क्षमता है, वो सामान्य से धीमी गति होती है। और इन्हें मंद अधिगामी बालक भी कहते हैं। और इनकी बुद्धि लब्धि जो है वो 70 से 80 के मध्य होती है। विशेषताएं में आप लिख सकते हैं, पहला शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं, कुसमायोजित होना, इंद्रियों पर नियंत्रण न होना, यानी इनका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, इसीलिए शायद ये ध्यान नहीं दे पाते किसी चीज़ पे, और इसीलिए शायद इनको याद नहीं हो पाता है। सामाजिक न होना, स्मरण शक्ति कमजोर होना इत्यादि। यानी ऐसे जो बालक होते हैं, जैसे अगर वो धीमी गति से सीख रहे होंगे तो ऑलरेडी वो शैक्षिक रूप से तो पिछड़े होते हैं। फिर अगर वो धीमी गति से सीखेंगे तो लोगों के साथ एडजस्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो कुसमायोजित होना भी एक उनकी विशेषता हो जाएगी। और धीमी गति से वो सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंद्रियों में जो है नियंत्रण नहीं है, तो ये भी एक विशेषता है। और सामाजिक ना होना, जब वो धीमी गति से सीखते हैं तो सामाजिक होने में भी उन्हें प्रॉब्लम आती है। और पांचवा हमारा है जैसे कि स्मरण शक्ति, तो धीमी गति से सीख रहे हैं, ये क्या साबित करता है कि उनकी स्मरण शक्ति क्या है, कमज़ोर है। तो ये सारी विशेषताएं हमें धीमी गति से सीखने वाले बालक के अंतर्गत देखने को मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे अधिगम अक्षम या अधिगम निर्योग्यता, जिसे हम कहते हैं लर्निंग डिसेबल्ड। तो क्या होता है ये, तो अधिगम असमर्थता या अधिगम अक्षमता या अधिगम निर्योग्यता तीनों एक ही है। तो कोई भी अगर आए इसमें से तो आप समझ जाइएगा कि आपको यही क्वेश्चन करना है, चाहे अधिगम निर्योग्यता, चाहे अधिगम अक्षमता या अधिगम असमर्थता। तो आगे लिखेंगे कि अधिगम असमर्थता 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, अधिगम और असमर्थता। अधिगम का अर्थ होता है सीखना तथा असमर्थता का अर्थ होता है समर्थता का अभाव या अयोग्यता, या जिनमें क्षमता न हो। यानी इसके नाम में ही इसका अर्थ जो है वो स्पष्ट है। तो हम कह सकते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं जिसमें सीखने की कमी हो या योग्यता की कमी हो, उसे अधिगम अक्षमता या अधिगम निर्योग्यता कहेंगे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अधिगम असमर्थ बालक ऐसे बालक होते हैं जिनमें सीखने की बहुत ज़्यादा कमी हो, या उनमें इतनी योग्यता नहीं कि वे शीघ्र ही सीख पाएँ। वही चीज़ है कि मतलब ऐसे बालक जिनमें सीखने की बहुत ज़्यादा कमी हो, यानी वो जल्दी सीख नहीं पाते हैं। तो ऐसे मतलब कह सकते हैं
कि उनमें इतनी योग्यता नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को जल्दी सीख पाए, तो ऐसे बालक को हम अधिगम असमर्थ बालक के अंतर्गत रखेंगे। तो लास्ट में लिखेंगे कि अधिगम असमर्थ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने में, बोलने में, समझने में, पढ़ने लिखने, गिनती करने में कमज़ोर पाया जाता है। यानी ऐसे जो बालक होते हैं उनमें सुनने में हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो, बोलने में प्रॉब्लम हो, समझने में प्रॉब्लम हो, पढ़ने लिखने, गिनती करने में कमज़ोर अगर उन्हें पाया जाता है तो ये सब बालक अधिगम असमर्थ बालक के कैटेगरी में जो है आते हैं। अब हम यहाँ अधिगम निर्योग्यता की परिभाषित विशेषताएं देख लेते हैं जो क्वेश्चन से पूछा है। तो पहला हो जाएगा किसी एक विशेष क्रिया पर ध्यान केंद्रित न हो पाना, यानी ये लोग किसी एक विशेष क्रिया पर जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। और दूसरा है जल्दी थक जाना, यानी वो लोग जो है कि चीज़ों को करने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। तीसरा है गलत या अनुपयुक्त अवधारणा बनाना, किसी चीज़ के बारे में जो है गलत एक अवधारणा, एक मतलब एक होता है ना माइंडसेट, किसी चीज़ के बारे में सोचना, उसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट बनाना, किसी चीज़ को देख के, जान के, समझ के, तो वो ये लोग गलत या अनुपयुक्त अवधारणा बना लेते हैं। चौथा है हमारा दाएं बाएं ऊपर नीचे की स्थिति निर्धारण में समस्या का आना, यानी ये लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे की स्थिति बताने में। पांचवा है अमूर्त चिंतन करने में अयोग्य, जैसे एक होता है अमूर्त चिंतन, किसी चीज़ को देख के आप डायरेक्ट उसके बारे में सोच रहे हैं, तब एक होता है अमूर्त, यानी किसी चीज़ के बारे में आप नहीं देखे हैं लेकिन उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, भगवान को किसी ने देखा नहीं है लेकिन भगवान की आराधना करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, तो वो चीज़ें हो गई। जैसे अब एक साइंटिफिक बात कर लेते हैं, जैसे ब्रह्मांड के बारे में हम लोगों ने अलग अलग ग्रह के बारे में नहीं देखा है लेकिन हम एक कल्पना करते हैं, हमने चंद्रमा मतलब सूर्य चंद्रमा के इस तरह से घूमती है, हमने डायरेक्ट तो नहीं देखा है लेकिन हमने सुना है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, एक एनालिसिस कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं उस चीज़ के बारे में। तो किसी चीज़ को बिना देखे उसके बारे में चिंतन करने में ये लोग अयोग्य होते हैं। पांचवा है प्रोत्साहन में कमी, इनके अंदर मतलब इनमें जो है प्रोत्साहन की कमी होती है। ये मतलब ये प्रोत्साहित, अगर जैसे किसी चीज़ के बारे में प्रोत्साहित अगर आप होते हैं तो आप उस चीज़ के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं, इच्छा होती है आपकी, लेकिन इनमें प्रोत्साहन की ही कमी होती है। सातवां है संवेगात्मक योग्यता में कमी, संवेगात्मक यानी जो संवेग वाली होती हैं उन योग्यताओं में भी कमी होती है। आठवां है स्मृति व चिंतन करने में कमी, किसी चीज़ के बारे में सोचना और उसके बारे में चिंतन करना जो है इनमें उस चीज़ की कमियां होती हैं। नौवां है मौखिक सूचना को समझने व याद रखने में समस्या का अनुभव होना, इन्हीं मौखिक सूचना को ये लोग समझने और याद रखने में जो है कहीं ना कहीं इनको दिक्कत होती है। अगला है 10वां जल्दी घबरा जाना व भूल जाना, नहीं बहुत जल्दी किसी चीज़ के बारे में घबरा जाते हैं और उस चीज़ को भूल जाते हैं। 11वां है पढ़ते समय वाक्यों को छोड़ते जाना, अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में वाक्य जो है वो छोड़ते जा रहे हैं इत्यादि। तो ये सारे जो पॉइंट थे आपने देख लिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि दूसरा है मानसिक मंदता तथा पिछड़े बालक में अंतर। तो सबसे पहले हम मानसिक मंदता देखेंगे। तो ऐसे बालक जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनके मानसिक स्तर सामान्य बालकों से कमजोर होते हैं, मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। अर्थात ऐसे बालक जिनमें मानसिक क्षमताएं कम विकसित होती हैं, ऐसे बालकों को मंदबुद्धि बालक या धीमी गति से सीखने वाले बालक या मानसिक रूप से पिछड़ा बालक या मानसिक रूप से विकलांग बालक कहते हैं। तो अभी आपने जो देखा था धीमी गति से सीखने वाले बालक, वही चीज़ है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि हमें अंतर बताना है, तो बस इतना ही इनफ है। पिछड़े बालक देख लेते हैं। तो ऐसे बालक जो अपने आयु वर्ग के अन्य बालकों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। इसको इस तरह समझिए कि जो है एज सेम है, अगर दो भाई हैं, दोनों की एज सेम है, यानी दो लोग हैं, अगर दोनों की एज सेम है, एक जो है वो क्लास 6 में पढ़ रहा है और लेकिन एक जो है वो क्लास अभी 3 या 4 में ही पढ़ रहा है, तो शैक्षिक उपलब्धि जो है आयु वर्ग जो है अगर देखा जाए तो उस आयु वर्ग में उसे क्लास 6 में होना चाहिए था। एक तो 6 में है ही, लेकिन दूसरा वाला क्या है, उसे इस अपने एज में क्लास 6 में होना चाहिए लेकिन वो क्लास 3 या 4 में है। तो ये दिखाता है कि ये पिछड़ा बालक है। तो वही जो अपने आयु वर्ग के अन्य बालकों के बच्चा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि कर पाते हैं, उससे हम पिछड़ा बालक कहते हैं। तो अब हम इन लोगों में जो बेसिक अंतर है अब एक एक करके वो देख लेते हैं। अब वैसे भी अंतर तो आपने बता दिया कि क्या अंतर है इनमें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि अंतर क्या है 2-3 पॉइंट के अंतर्गत। तो इसमें जो पहला है हमारा पिछड़ा बालक में कि सभी पिछड़े बालक मंदबुद्धि नहीं होते हैं, लेकिन मंदबुद्धि बालक या मानसिक मंदित में लिखेंगे कि सभी मंदबुद्धि बालक पिछड़े बालक होते हैं। यानी जो है सभी पिछड़े बालक जो है वो जो नहीं कि वो मंदबुद्धि हैं, हो सकता है कि उनकी पढ़ाई लेट हुई हो सकता है कि किसी कारणवश उन्हें बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, 2-3 साल बाद वो फिर से शुरू करना चाह रहे हों, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं पिछड़े होने के। लेकिन मंदबुद्धि में तो उनका मानसिक जो है क्षमता ही कम है, वो धीमी गति से सीख ही रहे हैं।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि सभी पिछड़े बालक मंद बुद्धि नहीं होते, लेकिन सभी मंद बुद्धि बालक जो अगर हैं तो वो जरूरी है कि पिछड़े ही होंगे, पिछड़े बालक के अंतर्गत वो आएंगे, क्योंकि उनका मानसिक विकास अच्छा नहीं है, वो धीमी गति से सीख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो जो है पिछड़ जाएंगे अपने, अगर जो है समान एज वाले भाई बहनों की बात की जाए उनसे, तो वो पिछड़ जाए, मतलब पीछे हो जाएंगे। दूसरा है पिछड़ा बालक के अंतर्गत कि इन बालकों में आंशिक रूप से मंदता पाई जाती है, यानी ये लोग जो पिछड़े बालक हैं उनसे आंशिक रूप से मंदता होती है, कि क्योंकि जब एज गैप की वजह से, यानी अपने आयु वर्ग के समान से थोड़ा सा पीछे अगर आप शिक्षा ले रहे हैं तो उस टाइम सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मानसिक मंदता देखने को मिलती है। लेकिन मंद बुद्धि बालक में क्या है, इनमें पूर्णतया मंदता पाई जाती है। तो ये लोग क्या है, ये लोग धीमी गति से सीखते ही हैं, लेकिन उसमें आंशिक रूप से मंदता पाई जाती है, क्योंकि क्लास का फ़र्क हो जाता है, शिक्षा का फ़र्क हो जाता है। तीसरा हमारा है वर्गीकरण, दोनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो पिछड़ा बालक को हम चार भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत ए है शारीरिक व मानसिक दोष के कारण पिछड़े बालक, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, सी सुविधा के अभाव में पिछड़े बालक, डी वातावरण एवं परिस्थितियों के कारण पिछड़े बालक। ये 4 रीजन हो सकते हैं बालक के पिछड़े होने के। अब लेकिन मंद बुद्धि बालक का अगर हम वर्गीकरण देखें तो ये लोग, पहला हो जाएगा जड़ बुद्धि बालक, दूसरा हीन बुद्धि बालक, तीसरा मूक बुद्धि बालक, चौथा मंद बुद्धि बालक। ठीक है, तो ये हमारा जो है अंतर आपने देख लिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा में अंतर, तो उत्तर डालेंगे विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा में अंतर। एक तरफ विशिष्ट शिक्षा और एक तरफ समावेशी शिक्षा लिख दीजिएगा। पहला हम लिखेंगे विशिष्ट में, यह प्राचीन प्रत्यय है, मतलब ये क्या है, ये बहुत पुरानी अवधारणा पे काम करता है। जबकि समावेशी शिक्षा क्या है, यह एक नवीन प्रत्यय है, एक नवीन अवधारणा है। दूसरा हो जाएगा विशिष्ट में कि यह व्यवस्था अपंग व समान बालकों को अलग अलग करती है, मतलब विशिष्ट शिक्षा में जो समान बालक हैं और जो अपंग बालक हैं उनकी व्यवस्था जो है वो अलग अलग होती है। जबकि समावेशी दोनों को साथ लेके चलने की बात कहता है, आपको पता है, तो वही लिखेंगे कि इसके अंतर्गत अपंग व समान बालकों को साथ साथ समान रूप में रखा जाता है, मतलब उनके अंदर भेदभाव नहीं किया जाता। विशिष्ट की शिक्षा के अंतर्गत तीसरा हो जाएगा, यह भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। सिंपल सी बात है, जब अलग अलग करोगे तो भेदभाव तो कर ही रहे हो। जबकि समावेशी क्या है, यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि सबको साथ लेके चलने की बात करता है। चौथा हो जाएगा विशिष्ट में कि यह व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल देती है, यानी ये क्या है, व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है उस पर ये ज़्यादा जोर देती है कि वो प्रशिक्षण अच्छा हो। लेकिन समावेशी क्या करता है, ये संपूर्ण विकास पर बल देता है, यानी बालक के संपूर्ण विकास पर बल देता है। पांचवा विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत हो जाएगा, यह संपूर्ण शिक्षा नहीं है, यानी इसमें क्या है, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ज़्यादा बल देता है, तो कहीं ना कहीं ये संपूर्ण शिक्षा नहीं है। लेकिन समावेशी शिक्षा क्या है कि यह एक संपूर्ण शिक्षा है। ठीक है, अगला हमारा छठा हो जाएगा, यह पृथक्करण करती है, तो ये क्या है, अलग अलग करती है समान और विशिष्ट बालकों को, तो कहीं ना कहीं यह पृथक्करण करती है। जबकि समावेशी यह एकीकरण करती है, ये साथ में जोड़ने की बात करती है, सबको एक साथ लेके चलने की बात करती है। सातवां हो जाएगा विशिष्ट में कि यह साधारण स्कूल प्रणाली से भिन्न है, यानी जैसे साधारण स्कूल होते हैं उससे यह क्या है, भिन्न है, क्योंकि ये अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग है, विशिष्ट के लिए अलग है, समान के लिए अलग है। लेकिन जो समावेशी है यह साधारण स्कूल में प्रदान की जाती है, यानी इसे आप एक नॉर्मल स्कूल में भी प्रदान कर सकते हैं, नॉर्मल स्कूल में आप सभी बच्चों को साथ में लेके चल सकते हैं, तो ये साधारण स्कूल में प्रदान की जाती है। आठवां हो जाएगा विशिष्ट में कि यह केवल अपंग असमर्थ बालकों के लिए है, यानी ये क्या है, ये शिक्षा केवल अपंग असमर्थ जो बालक है उनके लिए होती है। जबकि समावेशी इसमें सभी बच्चों को शामिल किया जाता है। नौवां हो जाएगा विशिष्ट में कि इसमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पृथक शिक्षण किया जाता है, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, विशिष्ट बालक हैं, उनको पृथक अलग से शिक्षण प्रदान किया जाता है। और इसमें समावेशी में इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान बच्चों के साथ शिक्षण किया जाता है। तो 9 पॉइंट हो गए, बहुत ईजी हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत सरल है, तो आप लोग कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन, मैंने दोनों को साथ में लेके चला है कि लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर बायस का अर्थ क्या है। और 6ठा क्वेश्चन था हमारा कक्षा में जेंडर विभेदीकरण को रोकने के 2 उपाय। तो जेंडर को विभेद करने के मतलब अगर जेंडर को विभेदीकरण किया जा रहा है तो उसको किस तरह से कक्षा में रोका जाता है, इसके लिए 2 उपाय बताने हैं। और जेंडर पूर्वाग्रह क्या है, यानी जेंडर विभेद या जेंडर असमानता, लैंगिक विभेद, कोई भी आप नाम दे दीजिए, वो क्या है। तो चलिए दोनों को साथ में देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे पहले लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर बायस, या लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या होता है। तो लिखेंगे कि लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक विभेद से हमारा तात्पर्य बालक एवं बालिका में व्याप्त लैंगिक असमानता से है। बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर विभेद किया जाता है, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में, शिक्षा में, पालन पोषण में बालकों से कम रखा जाता है, जिससे वे पिछड़ जाती हैं। यही लैंगिक विभेद है। प्राचीन काल से ही बालकों को श्रेष्ठ, कुल का चिराग, कुल का नाम आगे बढ़ाने वाला माना जाता है, जिसके कारण बालिकाएं उपेक्षा का पात्र बनती हैं। यानी ओवरऑल कहने का तात्पर्य इतना है कि लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है या लैंगिक विभेद क्या है। असमानता है बालक और बालिकाओं के बीच उनके लिंग के आधार पर जो हम उनमें असमानता करते हैं, वो होती है लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता। जैसे लिंग के आधार पर हम विभेद करने पे क्या होता है कि लड़कों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उनको बहुत ज़्यादा जो है श्रेष्ठ बनाया जाता है। इससे क्या होता है, लड़कियों को समाज में या शिक्षा में या उनके पालन पोषण में भी आप देखेंगे तो उन्हें हमेशा लड़कों से कम ही रखा जाता है, कम ही आंका जाता है लड़कियों को, जिससे क्या होता है कि उनका विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना लड़कों का होता है, वो पीछे रह जाती हैं। और यही क्या है, लिंग के आधार पर यही लड़कियों और लड़कियों में जो भेद हो रहा है उसी को हम कहते हैं लैंगिक विभेद या लैंगिक पूर्वाग्रह या जेंडर बायस। प्राचीन काल से जैसे हम लोग पहले देखते नहीं थे, पहले अभी भी आप सुनते होंगे दादा दादी नाना नानी के ज़माने की बात कि ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरे घर का चिराग है, ये मेरा खानदान आगे बढ़ाएगा, मेरी पीढ़ी आगे बढ़ाएगा। तो ये सब क्या दिखाता है, ये यही दिखाता है कि लड़की और लड़कियों में भेद हो रहा है और लड़कियों को उतना जो है अधिकार नहीं मिल पाता जितना लड़कों को मिल रहा है, तो वो मानसिक रूप से काफ़ी जो है पीछे रह जाती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं यही लैंगिक विभेद हैं। तो आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया होगा कि क्या है, यानी लिंग के आधार पर लड़की और लड़कियों में भेद करना क्या है, लैंगिक विभेद या जेंडर बायस या लैंगिक पूर्वाग्रह। अब लैंगिक पूर्वाग्रह जो है प्राचीन काल से जो रूढ़िवादी सोच है उसी में देखने को मिलता है। तो आगे हम लिखेंगे, इस प्रकार प्राचीन मान्यताओं, सामाजिक कुप्रथाओं आदि के कारण लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक विभेद कहलाता है। यानी जो पहले की मान्यताएं हैं, जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं, जिसके अंतर्गत जो है लिंग के आधार पर बालक और बालिकाओं में जो भेद होता है उसी को हम लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक विभेद कहते हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं लैंगिक विभेद के, लैंगिक मतलब कि बालक और बालिकाओं में विभेद करने के, उनमें अंतर करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला है हमारा सामाजिक धार्मिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है स्त्रियों का निम्न स्तर, चौथा है लड़कियों का कम आयु में विवाह, पांचवा है सांस्कृतिक कारक, छठा है मनोवैज्ञानिक कारक, सातवां है यौन शोषण, आठवां है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली इत्यादि। तो मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगी, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरी जेंडर यानी लिंग, विद्यालय तथा समाज प्लेलिस्ट होगा, उसमें देखिएगा लैंगिक असमानता के कारण, तो उसमें आपको मैंने डिटेल में बताया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो आगे हमारा है कक्षा में जेंडर विभेदीकरण रोकने के उपाय। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो कक्षा में लैंगिक विभेदीकरण को रोकने तथा लैंगिक समानता स्थापित करने हेतु हम निम्न उपाय कर सकते हैं। यानी क्लास में जो है लैंगिक विभेद जो है वो कम हो, यानी उसको रोका जाए और लैंगिक समानता को स्थापित किया जाए। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो पहला है, हमको 2 ही बताना है तो हम फिर भी 3 बता देंगे आपको, ताकि आपको थोड़ा जो भी ईजी लगे आप उसको कर लें। पहला है लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करके। तो इसको इस तरह समझिए, आपने भी देखा होगा कि पुस्तकों में या जब भी एग्जाम्पल भी देते हैं अध्यापक, तो राम पढ़ता है, सीता खाना बनाती है, सीता घर का काम करती है, या फिर जो है मोहन घर से बाहर कमाने जाता है। तो मिला जुला के ये रेशियो देखने को मिलता है कि गृहस्थी वाला जो काम है ना वो लड़कियों के हिस्से में बांट दिया जाता है, बाहर जाके कमाने वाला काम या कुछ इस तरह का काम जो टफ काम हो वो लड़कों को दे दिया जाता है। पुस्तकों में भी देखने को मिला होगा, क्लास में एग्जाम्पल भी टीचर ऐसे ही देते हैं। तो टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि कक्षा में क्या करें, लैंगिक तटस्थ भाषा का उपयोग करें, यानी ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिसमें कि लैंगिक विभेद न दिख रहा हो। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है कि कक्षा में लैंगिक विभेदीकरण को रोकने के लिए लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए, अर्थात ऐसी भाषा का उपयोग जिससे किसी निश्चित लिंग की पहचान न हो। जैसे पुस्तकों में या खुद अध्यापक जब कोई उदाहरण देता है, यथा जैसे राधा खाना बनाती है, राम बाहर जाके खेलता है, या सोहन बाहर कमाता है, ये सभी लिंग को स्पष्ट करते हैं कि गृहस्थ काम लड़कियों का है और बाहर जाके काम करने आदि का काम लड़कों का है, जो असमानता को दर्शाता है। अतः ऐसे शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
ठीक है। राम भी खाना बना सकता है, लड़के भी सेफ होते हैं। तो ऐसा जरूर नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर एक लिंग को उसी काम के लिए रखें, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये करके भी आप जो जेंडर विभेदीकरण है उसको रोक सकते हैं। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा है लड़के लड़कियों को समान अवसर देके। तो कक्षा में किसी भी कार्य में लड़के तथा लड़कियों को समान अवसर देके भी लैंगिक समानता स्थापित किया जा सकता है और लैंगिक विभेद को दूर किया जा सकता है। यानी अगर शैक्षिक प्रशिक्षण मतलब शिक्षण प्रशिक्षण से रिलेटेड कुछ कक्षा के कार्य हैं तो वो कार्य जो है ऐसा नहीं कि केवल लड़कों को दे रहे हैं या फिर केवल लड़कियों को दे रहे हैं। अब लड़के और लड़कियों को समान अवसर दें उस कार्य को करने का। इससे भी लैंगिक समानता जो है स्थापित की जा सकती है और लैंगिक विभेद को दूर किया जा सकता है। तो अगला हमारा है तीसरा, विषय चयन में समान अवसर देखें। तो लड़के और लड़कियों को उनकी रुचि के अनुसार विषय चयन करने का अवसर देना चाहिए ताकि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार विषय चुन सकें और तरक्की कर सकें। इससे भी लैंगिक विभेद को दूर किया जा सकता है इत्यादि। यानी जैसे होता है ना कि साइंस जो है, मैथ स्पेशली मैथ फिजिक्स जो है वो लड़के ले लें और गृह विज्ञान जो है वो लड़कियाँ ले लें, कृषि जो है वो लड़के लेंगे। तो ये होता है ना, एक माइंड सेट ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं करने दें, लड़के और लड़कियों को समान अवसर दें। अगर लड़का गृह विज्ञान पढ़ना चाहता है तो लड़कों को गृह विज्ञान यानी होम साइंस पढ़ने दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उनको समान अवसर अगर विषय चयन के लिए देंगे तो इससे भी कक्षा में लैंगिक समानता जो है स्थापित होगी और लैंगिक विभेद दूर किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट हमारे हो गए। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा था श्रवण अक्षमता की 2 विशेषताएं। तो श्रवण अक्षमता क्या है, फिर हम उसकी विशेषताएं देख लेंगे। तो श्रवण अक्षमता, तो शिक्षा की दृष्टि से श्रवण अक्षमता या श्रवण बाधिता एक ऐसी शारीरिक अक्षमता है जिससे बालक मौखिक रूप से शिक्षण ग्रहण करने में कठिनाई का अनुभव करता है। इसलिए इनके लिए विशेष उपकरणों के प्रयोग में लाया जाता है। विशेष उपकरण का प्रयोग मतलब इनकी शिक्षा के लिए लाया जाता है। ये मतलब अगर मौखिक रूप से शिक्षण अगर हम दे रहे हैं, प्रदान करना चाहते, मतलब अगर शिक्षक मौखिक रूप से अगर उस बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है तो वो मौखिक रूप से शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते क्योंकि उन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है। तो हम यही कह सकते हैं कि अर्थात जब कोई व्यक्ति समान ध्वनि को सुनने में अक्षम पाया जाता है तो उसे अक्षम कहा जाता है और इस अवस्था को श्रवण क्षतिग्रस्तता या श्रवण अक्षमता कहा जा सकता है। यानी क्या होगा, इसमें जो बच्चा होगा उसे सुनने में प्रॉब्लम होती है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो श्रवण अक्षमता की विशेषताएं लिखेंगे। पहला हमारा हो जाएगा, ये भाषा का कम प्रयोग करते हैं। यानी ये लोग सुनते हैं, सुन नहीं पाते तो ये लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते, तो भाषा का प्रयोग ये कम करते हैं। दूसरा, ये जो है इनकी चिंतन शक्ति सामान्य बालकों के समान होती है, मतलब सोचने समझने की शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं सामान्य बालकों की तरह ही होती है। तीसरा, कक्षा में ये अपने आप को सुस्त व असामान्य महसूस करते हैं। चौथा हो जाएगा, समान ध्वनि के शब्दों में अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। पांचवा है, अध्यापक को बार बार दोहराने को कहते हैं। छठा, इनके व्यवहार में निरंतर एकाग्रता नहीं होती है इत्यादि। यानी आपने देखा कि ऐसे बालक जो होते हैं पहले तो भाषा का कम प्रयोग करते हैं, चिंतन शक्ति तो भले सामान्य बालकों की तरह होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कक्षा में ये अपने आप को सुस्त और असामान्य महसूस करते हैं क्योंकि ये सुन नहीं पाते तो इनको थोड़ा सा अपने आप को बुरा लगता है या फिर हो सकता है बुरा फील हो रहा हो। और अगर समान ध्वनि के स्वर हैं तभी ये अक्सर क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि सुन तो पाते नहीं हैं। और लिपसिंग जो है इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर 2 सेम साउंड के वर्ड होते हैं तो थोड़ा सा इनको दिक्कत हो जाती है, अब तो लिपसिंग क्योंकि सेम होता है उस टाइम। बाकी अगर एक ये था कि अध्यापक को बार बार किसी चीज़ को दोहराने के लिए कहते हैं ताकि इनको अच्छे से समझ में आ जाए। और इनमें इनके व्यवहार में जो है एकाग्रता नहीं होती, किसी चीज़ पे जल्दी फोकस नहीं कर पाते लगातार। तो ये सारी विशेषताएं हमारे श्रवण अक्षमता के अंतर्गत देखी जाती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम क्या है। तो उत्तर लिखेंगे सहयोगी अधिगम हेडिंग डाल के। सहयोगी अधिगम एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य कक्षा गतिविधियों को सैद्धांतिक और सामाजिक अधिगम अनुभव करना है। सहयोगात्मक अधिगम शिक्षण और सीखने के लिए एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जिसमें किसी समस्या को हल करने, कार्य पूरा करने या उत्पाद बनाने के लिए एक साथ काम करने वाले शिक्षार्थियों के समूह शामिल होते हैं। सहयोगी अधिगम इस विचार पर आधारित है कि सीखना एक स्वाभाविक रूप से सामाजिक कार्य है जिसमें प्रतिभागी आपस में बात करते हैं। बातचीत के माध्यम से ही सीखना होता है। देखिए, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको ऑनलाइन कोई टॉपिक जो है कोई मिल गया है, इसकी समस्या आपको सॉल्व करनी है, तो आप लोग क्या किए, आपके सारे दोस्त जो हैं वो लोग मिलके ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, किसी समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, अपनी समस्या को हल कर रहे हैं, अपना काम अगर दिया गया है तो वो काम पूरा कर रहे हैं। तो साथ एक काम करना जो है, समूह में साथ काम करना
वही हमारा क्या है, सहयोगी अधिगम। तो यही है यहाँ पर लिखा गया है कि सीखना क्या है। जो सहयोगी अधिगम की विचारधारा क्या कहती है कि सीखना क्या है, एक स्वाभाविक रूप से सामाजिक कार्य है जिसमें प्रतिभागी आपस में बात करते हैं, यानी सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और बातचीत के माध्यम से ही क्या है, सीख रहे हैं। तो यही होता है सहयोगी अधिगम। बहुत ईजी है। तो आगे इसी में लिखेंगे, अर्थात सहयोगी शिक्षा एक ई लर्निंग तकनीक है जिसके द्वारा एक से अधिक छात्रों, शिक्षकों और व्यक्तियों संयुक्त रूप से शैक्षिक पाठ्यक्रम सीखते व साझा करते हैं। मतलब साथ में सब लोग मिल के किसी पाठ्यक्रम को सीख रहे हैं और अपना अपना जो है सुझाव साझा भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक सहयोगी अधिगम में शिक्षार्थियों के पास साथियों के साथ बातचीत करने, विचारों को प्रस्तुत करने और बचाव करने, विविध विश्वासों का आदान प्रदान करने, अन्य वैचारिक ढांचे पर सवाल उठाने और सक्रिय रूप से शामिल होने का अवसर होता है। यानी इस अधिगम में सब लोग मिल बांट के आपस में बातचीत करके अपनी बात रख सकते हैं, अपने आचार विचार एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सक्रिय और सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी, यानी मिल के सारा कुछ हो रहा है इसमें। तो ये हमारा होता है सहयोगी अधिगम। इसके गुण या लाभ देख लेते हैं। तो पहला है, जब छात्र सहयोगी अधिगम करते हैं तो वे अपने और दूसरे की योग्यता में वृद्धि करते हैं, खुद भी सीख रहे हैं और साथ में जब सब लोग मिलकर सीखता है तो दूसरे की भी वृद्धि होती है योग्यता में। दूसरा है, इस प्रक्रिया में गुरुजन की भूमिका बदलकर सिर्फ जानकारी देना ही नहीं रह जाता बल्कि उनके सीखने में भी मदद करते हैं। यानी जो गुरुजन है, जो आपको गाइड कर रहा है, वो केवल ये नहीं कि बस केवल आपको ज्ञान दे रहा है, उसका काम क्या होता है कि वो मिल के बच्चों को सीखने में मदद करते हैं कि अगर उन्हें कहीं डाउट है तो वो उसको सॉल्व भी करते हैं, उनको सीखने में वो हेल्प करते हैं। तीसरा है, अलग अलग मतभेदों की स्वीकृति होती है। यानी इसमें क्या है, जब कई लोग साथ में मिलके सीख रहे हैं कोई चीज़ या सॉल्व कर रहे हैं किसी समस्या को, तो ऐसा नहीं कि केवल एक के माइंड सेट से सब काम हो रहा है। अलग अलग क्योंकि कई लोग हैं तो अलग अलग मतभेद होंगे, अलग अलग राय होंगे, तो सबकी राय को यहाँ पर स्वीकृति मिलती है, सब अपनी अपनी राय रख पाते हैं। तो इत्यादि, इतना आई थिंक इनफ है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था 8 क्वेश्चन के आंसर। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।